नमस्कार दोस्तों, मैं रूह के टाटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार धोखे के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने होते हैं और अपने होने पर भी धोखा दे जाते हैं, और इतना बड़ा धोखा देते हैं कि उसकी कोई भरपाई नहीं होती। धोखे के लिए इंसान की नीयत का होना ज़रूरी है, अपने और पराये का होना ज़रूरी नहीं है। कई बार बहुत करीबी लोग इतने बड़े घाव दे जाते हैं कि जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ पर है। सोच भी नहीं सकते हैं, जब ये वारदात खुलती है, जब ये केस खुलता है, तो ऐसे लोग सामने आते हैं जिन पर मतलब कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले वही कहना चाहूँगी कि रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, जो आपके फ़ोन में बड़ी ईजिली अपडेट आ जाएगा। और इसके अलावा वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है, कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, आप खुलकर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के लास्ट में होगा, तो वीडियो में लास्ट में बने रहें। लास्ट में एक सवाल आपसे पूछा जाता है और अगले दिन उसका जवाब होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जब मुझे जवाब बताते हैं तो वो कमेंट आपके नाम के साथ मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी कहानियों को, मेरी वारदात को एटलीस्ट कम से कम जो एफ़र्ट्स मैं लगा रही हूँ उस एफ़र्ट्स को आप पसंद करते हैं। क्योंकि मेरा मकसद जो है वो बताना ही नहीं, बचाना भी है। और हकीकत यही है दोस्तों कि आपके, मेरे और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना ही है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चलते हैं वारदात की तरफ। वारदात है 4-5 फरवरी देर रात की, 4-5 फरवरी अमृतसर की। अमृतसर में एक एरिया है जीटी रोड, और जीटी रोड के पास ही एक सोसाइटी है दर्शन एवेन्यू। दर्शन एवेन्यू में एक कोठी होती है, और उस कोठी से देर रात मतलब 12 से 12:30 के बाद की बात है, धुआं उठना शुरू होता है। क्योंकि फरवरी का महीना है, और फरवरी का महीना जो अमृतसर में है, ठंड होती है, इतनी समर नहीं आई होती है कि लोग नॉर्मली बाहर निकल सकें। तो लोग नॉर्मली घर के अंदर ही थे, लेकिन जब धुआं उठता है तो लोगों की हल्की फुल्की नज़र जाती है, इतना वो ध्यान नहीं देते। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आग की लंबी लंबी लपटें शुरू हो जाती हैं उस घर से। जब उस घर से लपटें शुरू होती हैं तो फिर लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ पर सुल्तानविंड थाना है उनको इन्फॉर्म किया जाता है। जो पुलिसकर्मी हैं मौका वारदात पर इमीडिएट आते हैं, और फायर ब्रिगेड भी इमीडिएट वहाँ पर पहुँचती है, और आग को काबू में पाने की कोशिश की जाती है। वहीं पर आसपास जो घर है वहाँ पर लोगों को खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि अगर आसपास के घरों में फैली तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। किसी भी तरीके से सुबह 6:30 बजे तक, अब आप सोचिए कि रात 12:30-1 बजे की बात है, आग को कंट्रोल में करते करते सुबह 6:30 बज जाते हैं, तब जाके आग को कंट्रोल किया जाता है। और जब आग पूरी तरीके से बुझ जाती है तो उसके बाद पुलिसकर्मी और जो आस पड़ोस वाले थे वो घर के अंदर एंटर करते हैं। जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो घर का मंजर देखकर लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। जब आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन रहता है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर गगनदीप वर्मा और शिवनैनी, गगनदीप वर्मा की बेटी है शिवनैनी, ये दोनों रहते हैं, माँ बेटी रहते हैं। तो देखने से साफ लग रहा था कि ये जो 2 लाशें हैं ये माँ बेटी की लाशें हैं। इसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि बुरी तरीके से जल चुकी थी लाशें। इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर पूछताछ चल ही रही थी कि थोड़ी ही देर में संजीव वर्मा नाम का युवक मौका वारदात पर आता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं गगनदीप वर्मा का भाई हूँ, हम 2 भाई बहन हैं, और मैं जो है झंडी वाला एरिया में रहता हूँ परिवार के साथ। हमारे जो माता पिताजी हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और हम दोनों भाई बहन ही रहते हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले जो भी ज़रूरी जानकारी होती है वो संजीव वर्मा से लेना शुरू कर देते हैं। संजीव वर्मा बताता है
कि लगभग 25 साल पहले गगनदीप वर्मा की शादी हुई थी नवजोत के साथ, और दोनों की शादी होने के बाद 2 बच्चे होते हैं, एक रिदम वर्मा और एक शिवनैनी। इसके कुछ दिनों के बाद ही, चूंकि घर परिवार ठीक ठाक चला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही नवजोत जो है वो स्टडी वीज़ा पर कनाडा चला जाता है और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता, ना खर्चा भेजता है ना ही खुद वापस आता है। और इस तरीके से जो गगनदीप वर्मा है वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसके बाद मजबूरी में उसने झंडियावाला एक एरिया है, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, उसमें एज अ क्लर्क जॉब ज्वाइन कर लेती है और अपने बच्चों को पालने लग जाती है। जब रिदम बड़ा होता है तो रिदम को भी वो अपनी एक रिलेटिव है उनकी मदद से उसको स्टडी वीज़ा पे कनाडा भेज देती है और रिदम कनाडा चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ बेटी रह जाते हैं। जो शिवनैनी है, शिवनैनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड की तैयारी कर रही थी। उसका था कि बीएड करके वो टीचिंग लाइन में जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कत्ल की वजह जानने की कोशिश करती है। संजीव वर्मा से पूछा जाता है तो संजीव वर्मा भी कुछ नहीं बता पाते कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। अब पुलिस को भी समझ नहीं आता कि वो किस पर शक करें और किस पर ना शक करें। पुलिस वाले अपने सीनियर अधिकारियों को भी इन्फॉर्म करते हैं तो वो भी मौका वारदात पर आते हैं और हिदायत दे के वो चले जाते हैं। इधर शव का पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई थी। आस पड़ोस वालों से पूछती है तो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि गगनदीप वर्मा और शिवनैनी दोनों से आस पड़ोस वालों का ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब रखते ही नहीं थे, अपने आप में व्यस्त रहते थे और उनका ज़्यादा किसी के साथ आना जाना नहीं था, तो उन्हें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। संजीव वर्मा से भी पूछताछ की जाती है दोबारा से, लेकिन उसको भी कुछ नहीं समझ आता। इधर रिदम वर्मा को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारे घर में हादसा हो गया है। अब रिदम वर्मा कह तो देता है कि मैं आने की कोशिश करता हूँ। रिदम वर्मा से जब पूछा जाता है तो रिदम वर्मा भी कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि किसका हाथ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है मेरे किसी करीबी का ही हाथ हो, मेरे किसी जान पहचान वाले का ही हाथ हो। उसका कारण ये था कि 4 साल पहले गगनदीप ने ये कोठी बनवाई थी और उस कोठी को बनवाने में उसने पैसा भी अच्छा खासा खर्च किया था। दूसरी चीज़, जब वो कोठी बनी तो सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने ऐसे बनवाई थी कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करवाई हुई थी और एक बहुत ही हाइट पे गेट लगवाया था, बहुत ही बड़ा गेट लगवाया था, तो ईजिली किसी का एंटर होना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो पहली नज़र में एक चीज़ समझ आ रही थी कि ये जो घर है, घर में फोर्सफुली एंट्री नहीं थी, तो ये चीज़ समझ आ रही थी कि कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया, घर के अंदर वही व्यक्ति गया है जिसको गगनदीप वर्मा या शिवनैनी जानते हैं। तो इसलिए अब आगे स्टेप लिया जाता है कि शिवनैनी और गगनदीप वर्मा के फ़ोन कॉल्स देखे जाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जाते हैं। जब सोशल मीडिया अकाउंट और फ़ोन कॉल्स, फ़ोन डिटेल्स खंगाली जाती हैं तो उनसे 2 नेताओं के नाम भी सामने आते हैं और इसके अलावा एक पार्षद से गगनदीप वर्मा की जो बातचीत सामने आती है उससे नाजायज़ संबंधों की तरफ भी इंडिकेशन जाता है। पुलिस ने पुख्ता नहीं बताया है, पुलिस कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा हिस्ट्री सीटर्स को खंगालती है, क्योंकि अगर किसी अपने ने ये कत्ल करवाए होंगे और अपने ने अगर ये वारदात को अंजाम दिया है तो ये तो समझ में आ रहा था कि कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, हो सकता है हिस्ट्री सीटर्स से करवाए, लेकिन वहाँ से अंजाम 0 निकलता है। इधर रिदम वर्मा को जब बोला जाता है आने के लिए तो वो मना कर देता, उसका पॉसिबल नहीं हो पाता आ पाना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जो उन दोनों की मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। तो ये पता था कि जानबूझकर अगर वो जिंदा होती तो उनके चिल्लाने की आवाज़ आती, कुछ तो ऐसा होता कि जिससे आस पड़ोस वालों को कुछ तो सुनाई देता, लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं आई चीखने चिल्लाने की और मौत दम घुटने से हुई है। तो ये भी जाहिर था कि आग लगने की वजह से जो सफोकेशन हुई है उसकी वजह से वो चिल्ला नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। तो इसमें 2 ही चीज़ें पुलिस को समझ में आती हैं कि या तो एक तरफ उनका मुँह बंद करके उनको हाथ पैर बांधे गए हैं, इस वजह से जब आग लगी तो उनको समझ नहीं आया और वो चिल्ला नहीं पाई, और या फिर वो अनकॉन्शियस थी, मतलब वो बेहोश थी, उनको होश ही नहीं था और इसकी वजह से उनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब इसके बाद पुलिस फिर एक बार रिदम से पूछताछ करने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि और कौन हो सकता है। तो रिदम बताता है कि मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे 2 दोस्त हैं
उन दोस्तों को मैं ज़रूर हमेशा बोलता रहता था कि कभी कभार मेरे घर पे जाके मेरे घर वालों का पता ले लिया करो। तो उन दोस्तों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि वो लोकल रह रहे थे। जब इतनी बात सुनते हैं तो पुलिस जो है वो रिदम से 2 दोस्तों के नाम भी पूछती है और एरिया भी पूछते हैं। और वो दोनों दोस्त होते हैं पंकज शर्मा और नीरज कुमार। पंकज शर्मा की एज 21 साल और नीरज कुमार की उम्र महज 18 साल। तो जब पंकज शर्मा और नीरज कुमार के बारे में पता चलता है और उसका एड्रेस पता चलता है, पुलिस उस एड्रेस पर जाती है और उस एड्रेस पर पंकज शर्मा के पिताजी मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि दोनों ही 5 तारीख की रात से घर नहीं आए हैं, हम खुद परेशान हैं कि उनका पता नहीं चल रहा। जब ये बात सुनने में आती है तो पुलिस को 90% डाउट उन दोनों पर ही जाता है। अब इसके बाद उन दोनों के नंबर लिए जाते हैं और दोनों के नंबर सर्विलांस में डाल दिए जाते हैं। पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, थोड़े ही दिनों में वो दोनों, एक खबरी बताता है कि वो दोनों वहीं पास में ही एक इलाके में छुपे बैठे हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है और पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो पुलिस उनको रिमांड मांगती है। 5 दिन की रिमांड में पुलिस थाने में लेकर आती है और उनसे पूछताछ करती है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ही दोनों का कत्ल किया है। और कत्ल कैसे किया वो भी बताते हैं कि रिदम के जाने से पहले, जब रिदम यहाँ लोकल था अमृतसर में, तो हम उसके घर में खूब आया जाया करते थे। लेकिन रिदम के जाने के बाद हमारा उनके घर में आना जाना थोड़ा सा कम हो गया। वो जब रिदम बोलता था किसी काम से जाना होता था तो हम तभी जाते थे, अदरवाइज हम उसके घर पे जाते ही नहीं थे। इन दोनों को नशे की आदत पड़ गई। ये दोनों नशा करने लग गए, आवारागर्दी करने लग गए और छोटे मोटे केसेस करने लग गए, जैसे चोरी है, चपाटी है, किसी को ठगना है, इस टाइप से। तो चूँकि पुलिस कंप्लेन भी कोई नहीं थी तो पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़े थे, तो अभी तक कोई केस भी रजिस्टर्ड नहीं था, तो पुलिस उसमें लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। इसके बाद एक बार पंकज शर्मा जो है वो नीरज को बोलता है कि कुछ बड़ा हाथ मारा जाए ताकि अब तंगी बहुत हो रही है। तो नीरज कुमार कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो पंकज कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तो वो कहता है बोल क्या आइडिया है। तो पंकज कहता है रिदम के घर में चोरी की जाए। तो जो नीरज है, नीरज मना करता है, मतलब बेवकूफ़ है, तुझे पता भी है हमारा वो दोस्त है रिदम बचपन का, और उसके घर में चोरी करने का मतलब है कि अपने को ही धोखा देना। लेकिन पंकज कहता है कि मैंने उनके घर में बहुत ज्वेलरी भी है और उनका आलीशान घर है, उनके पास बहुत कैश भी होगा। जब ये सारी बातें दोनों करते हैं तो कहीं ना कहीं नीरज भी कन्विंस हो जाता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम रिदम के घर में चोरी करेंगे। इसके बाद वो दोनों बाहर से क्लोरोफॉर्म खरीदते हैं और क्लोरोफॉर्म ले जाने के बाद वो घर पे जाते हैं। जब घर पे जाते हैं रात 8:30 बजे के समथिंग, तो गगनदीप वर्मा डोर से देखती है। जब वो देखती है कि दोनों ही हैं तो वो दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि वेल नोन थे और अक्सर उनका आना जाना था। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और उसके बाद गगनदीप वर्मा चाय बनाती है। वो दोनों चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर वो क्लोरोफॉर्म जो लेकर आए थे वो एक रुमाल में रखते हैं और गगनदीप वर्मा को सुंघाते हैं। गगनदीप वर्मा बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर शिव नैनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो वहाँ पर जाते हैं और शिव नैनी को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और शिव नैनी भी बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो पंकज की जो नीयत है वो डोल जाती है और वो उसके साथ रेप करता है। दोनों उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद फिर वो घर पे चीज़ें खंगालने लग जाते हैं, चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं और उसमें से काफ़ी कीमती चीज़, कुछ कैश, कुछ ज्वेलरी वो लेते हैं। और लेने के बाद फिर वो उसी घर में कर्टन्स हैं, सोफ़ा है, बेडशीट्स हैं, इसमें आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद पहले तो धुआं उठता है, लेकिन उसके बाद उस घर में आग की लंबी लंबी लपटें शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद फिर पुलिस मौका वारदात पर आती है और पूरी कहानी, पूरी वारदात आपके सामने है। तो ये थी एक अफसोसजनक वारदात। कैसे अपने ही अपनों को धोखा देते हैं, कैसे अपने ही अपनों का गला घोट देते हैं।
भरोसा भी किस पर, एक अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा आप नहीं खोलोगे, लेकिन अगर कोई जान पहचान वाला आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सुनकर सन्न रह जाते हैं जब ऐसी ऐसी वारदातें सामने आती हैं, जब अपनों से धोखे की वारदातें सामने आती हैं। पर ये सच्चाई है। वारदात ख़त्म करो, उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है, तो उसका जवाब मुझे राकेश जी ने दिया है, और थैंक यू वेरी मच राकेश जी। और सबसे बड़ी बात है कि हेड्स ऑफ, आप हर स्टोरी को वॉच करते हैं और स्टार्टिंग टू एंड पूरी स्टोरी वॉच करते हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, आप लोग इतना सहयोग करते हैं और मेरे एफर्ट्स को सराहते हैं, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है। बाकी अगर छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे होती हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज ज़रूर कीजिएगा। आंसर मैं आपको पूरा बताती हूँ। सफ़ेद कौवा, जिसको एल्बिनो नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन इसका जो आश्रय स्थल है, कहा जाता है कि जो इसका आश्रय स्थल था वो केरल है। तो ये था पूरा जवाब। आज कोई सवाल नहीं, कुछ रीजंस हैं, तो इस सवाल जो है वो कंटिन्यू रहेगा कल फिर से। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।